जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल की चर्चा में बहुत ज़्यादा स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त भी हैं। तो आज 2 नवंबर को हम 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इश्यूज आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी से पर्टिनेंट, ये हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौशिक बासु जी ने लिखा है। और कौशिक बासु जी जो है चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक में भी रह चुके हैं और मिक्स्ड, अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो जो मिक्स्ड ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहां पे क्रिटिक है अगर हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, स्पेशली फिस्कल पॉलिसीज। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से पर्टिनेंट है। वीकेस्ट लिंक क्या है एयर पोल्यूशन में, तो यहां पे बात करेंगे कि क्या कमी है हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में। फिर एक आर्टिकल हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे और हमारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, हमारे सिविल एविएशन सेक्टर के लिए क्या है इसमें, ये हम चीजें डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द 2 फिंगर टेस्ट। तो दोस्तों इसके बारे में हम समझेंगे कि 2 फिंगर टेस्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मंडे को कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं कि 2 फिंगर टेस्ट नहीं कैरी आउट करना, खास करके जो सर्वाइवर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं ऑफ रेप। Now, what is this 2 finger test all about, and everything related to this will be covered very comprehensively in this particular article, and the question of the day will be towards the end of the video. Now, the truth about India story. तो देखिए दोस्तों, पॉलिटिकली तो हम बात करें, पोलराइजिंग टाइम्स हैं। नाउ आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दे विल से दैट लुक, मोदी जी के गवर्नमेंट के अंदर हमने बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है। सम पीपल माइट से दैट लुक, देयर वाज अ टाइम सिंस 2004 टू 2004 से लेकर 2012 तक जब इंडिया ने सक्सेसिवली 8% से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी थी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। लेकिन चलो, हमारे अपने पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है दैट देखो, अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा खराब नहीं है, इतनी ज़्यादा बदतर नहीं है जितनी चाहे यूके है, चाहे यूएसए है। नाउ योर परसेप्शन मस्ट कैन बी एनीथिंग। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अगर हम अपनी रुपी की हेल्थ की बात करें, देखिए चीज़ें महंगी हो रही हैं। आज के टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप किसी मर्जी सिटी में रह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गेटिंग हायर। जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ें और महंगी हो रही हैं बिकॉज रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रही है अगेंस्ट द डॉलर। नाउ टू से कि रुपी इतना डेप्रिशिएट नहीं करा अगेंस्ट द डॉलर जितने बाकी करेंसीज करी हैं, तो इससे हम अपने आप को कब तक सेटिस्फाई कर सकते हैं? महंगाई है, 7% से ज़्यादा की महंगाई है, तो हमारी जो कंफर्ट जोन है वो 2% से लेकर 6% के बीच में है। तो हम कब तक इस बात से कंफर्ट ले सकते हैं कि यूके में 10% महंगाई है, यहाँ पे फिर भी कम है? तो अगेन यहाँ पे कुछ बातें सोचने वाली आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है वो है बेरोजगारी। हम क्या कर रहे हैं टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहां पे बात आती है तो आंकड़े क्या बताते हैं? तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अक्टूबर के महीने में काफी हाई था, लगभग 8% तक का था। आईएलओ की रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट विद अलोंग विद द डेटा विच वाज मेड अवेलेबल बाय द वर्ल्ड बैंक, वो ये बताती है कि भाई भारत में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो लोग 15 साल से लेकर 24 साल की उम्र में हैं, जो कि अभी काम की तलाश में हैं, दैट इज 28%। तो हम गलत क्लब में हैं शालवी से। तो इस क्लब में, इतनी बेरोजगारी के क्लब में और कौन से देश शामिल हैं? ईरान है, इजिप्ट है, सीरिया है, मलेशिया है, बांग्लादेश है। आंकड़े आपके सामने हैं। अग्रीड, पैंडेमिक था, कॉन्ट्रैक्शन आया, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, अभी भी चलो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की आशा तो बहुत थी, लेकिन अगेन देन दिस रशिया यूक्रेन वॉर हैपेंड। So definitely we are facing crisis and that is across the globe. Negative growth की बात करें, most of India's growth is occurring at the top end. कुछ चंद कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ चंद उद्योगपति हैं, अब उनके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी, अब उनके रेवेन्यूज बहुत हाई होंगे, प्रॉफिट 10x होगा, रेवेन्यू 20x होगा, लेकिन बेरोजगारी की प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है। यानी कि पैंडेमिक के टाइम पे, चलो हम इलॉन मस्क तो चलो इंडिया में नहीं है, लेकिन मैं कल एक इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट पढ़ रहा था, मेरे को एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं याद, लेकिन इलॉन मस्क की जो वेल्थ है वो एक्सपोनेंशियली, इतना तो आपको पता है ना कि इलॉन मस्क जो है वो दुनिया के रिचेस्ट आदमी हैं और उनकी वेल्थ जो है पिछले 2-3 सालों में एक्सपोनेंशियली राइज करी है। नाउ देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया जिनकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली राइज करी है,
बट एट द सेम टाइम देयर मेनी पुअर पीपल इन इंडिया जिनकी जो वेल्थ है वो एक्सपोनेंशियली बहुत डाउनवर्ड भी गई है. सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दैट? द लार्ज सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, द स्मॉल बिजनेसमैन, द फार्मर्स, द मार्जिनल फार्मर्स, उनका हम क्या कर रहे हैं? Now let's have a relook at India's growth story. Of course, after independence हमारी economy was not in the pink of the health. हमारी growth story pick up करती है 90s में, thanks to the liberalization, privatization, globalization path followed by Dr. Manmohan Singh and PV Narasimha Rao. And then सक्सेसिवली अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत सक्सेसफुली पॉलिसीज को आगे कैरी फॉरवर्ड किया. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था. और अगेन जब ट्रांजिशन देखते हैं फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी जी टू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है 2004 से लेके आगे तक. इनफैक्ट अगर हम कौशिक बासु जी की बात करें तो थोड़ा एक बायस भी आ जाता है यहाँ पे उनका अपना, क्यों? बिकॉज वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यूपीए 2 के थे 2009 से लेके 2012 के बीच में. पर ये बातें जो कह रहे हैं काफ़ी वैलिड बातें हैं यहाँ पे. देन ऑफ कोर्स 2008 में रिसेशन आता है, उसके चलते सारी दुनिया भर की इकॉनमीज में कंट्रैक्शन आता है, अकेले इंडिया में नहीं आता. लेकिन बहरहाल हमने काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है 2004 से लेके 2012 के बीच में. ऑफ कोर्स 2011-12 में फिर ये घोटाले भी हमारे सामने आते हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत हिट करता है. 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, तो उसके चलते डेफिनेटली इन्वेस्टर सेंटिमेंट टेक्स अ बीटिंग. बट व्हाई ब्लेम द पैंडेमिक? हमारी ग्रोथ स्टोरी इवन बिफोर द पैंडेमिक बहुत चिंता की बात थी. अब देखिए नोटबंदी 2000, अब अगेन नोटबंदी को लेके अगेन दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी में जो कंट्रैक्शन आया था 2016 में, 17 में, 18 में. चलो 2017 में जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के चलते भी इकोनॉमिक कंट्रैक्शन देखने को मिला था. ऑल्दो आई विल स्टिल से कि जीएसटी इज अ वेरी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म. Now, as far as notebandi is concerned, demonetization is concerned, one good thing which has happened, and that is a very good thing, कि digital payments का जो एक culture है वो बढ़ चुका है, which is very good. But definitely growth के ऊपर impact पड़ा था. Growth 2016-17 में was 8.3%. लेकिन उसके बाद पोस्ट नोटबंदी एंड देन पोस्ट जीएसटी हम देखते हैं सक्सेसिवली 2020 तक जो जीडीपी ग्रोथ है वो डिक्लाइन करती है. नाउ ऑफ कोर्स पैंडेमिक 2020 में आया है, लेकिन उससे पहले भी जीडीपी ग्रोथ कितनी थी हमारी? 4.8%, नॉट इवन 5%. एंड देन डेफिनेटली वी सॉ अ लॉट ऑफ कंट्रैक्शन इन द फिस्कल ईयर 2020 to 21 एंड देयरफॉर द ग्रोथ वाज -6.6%. बट बात ये हो रही है कि पैंडेमिक से पहले भी कुछ ऐसी बातें थी जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो था या जो ग्रोथ सिनेरियो था वो काफी वीक था. इन्वेस्टमेंट की जहां पे बात आती है तो डेफिनेटली जितना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, जितना हम सड़कें बनाएंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही अच्छा इकोनॉमी के लिए. और अगर हम इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो अब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेट भी हमारा अच्छा नहीं था इवन बिफोर द पैंडेमिक. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं. ये कहना कि कोई एक पर्टिकुलर ड्राइवर है फॉर इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाने के लिए, नहीं. फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रस्ट इन्वेस्टर्स का होना सरकार की स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर सरकार स्टेबल भी है कि सरकार के पास नंबर्स हैं लोकसभा में, उसके बाद सरकार की आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे आंकड़े क्या बताते हैं? हमारा इन्वेस्टमेंट रेट क्रॉस करता है 30% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004 एंड 5. और जब हम इन्वेस्टमेंट रेट की बात कर रहे हैं वो केवल सरकार के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने नॉर्मल सेविंग्स की बात करें, अपने लोगों की पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो भी आ जाती है. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले जो इन्वेस्टमेंट रेट था दैट वाज मोर देन 39%. और इंडिया वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइगर इकोनॉमीज है, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है, इंडिया उनको भी आउट परफॉर्म करने वाला है. लेकिन इन्वेस्टमेंट रेट दैट रिमेन्ड शॉर्ट ऑफ 40% फॉर 6 years had began to fall. By 2019, by 2020, बिफोर द पैंडेमिक केम, इन्वेस्टमेंट रेट कम हो गया. जब इन्वेस्टमेंट रेट कम है, कैपिटल फॉर्मेशन कम है, तो ग्रोथ कैसे होगा? बिकॉज ग्रोथ इज डिपेंडेंट कि कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करे. अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि कोई एक ऐसा फैक्टर बताइए जो कि इन्वेस्टमेंट रेट को डिटरमिन करता है. मॉनेटरी पॉलिसी भी है, फिस्कल पॉलिसी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स में. और ट्रस्ट की बात आ जाती है कि कितना भरोसा है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, सरकार की विजन में, सरकार की अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज में. और जैसे ट्रस्ट इरोड करता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी फॉल करता है. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो देखिए हमारे यहाँ पे, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ. और ऐसा अच्छा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो. डेफिनेटली हम चाहेंगे जहाँ पे इतना टैलेंट है, तो टैलेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ एक्सेसिबिलिटी देनी है ताकि वो
रोजगार पा सकें, ग्रोथ कर सकें। बहुत जरूरी है कि हम अपनी फिस्कल पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी यानी कि जो कि सरकार के द्वारा पॉलिसी होती है, उसमें सुधार लेके आए। और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं, सरकार कैसे इंश्योर कर सकती है कि जो धन है, जो वेल्थ है, वो अच्छी तरह से ट्रांसफर हो सके फ्रॉम द रिच कॉर्पोरेशंस टू द लार्जर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, टू द मास पॉपुलेशन। ये बात बहुत जरूरी है समझनी। देन अगला आर्टिकल, द वीकेस्ट लिंक इन द एयर पॉल्यूशन फाइट। देखिए, अब जब बात आती है एयर पोल्यूशन की, अभी चलो दिवाली निकली है, अभी हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स बार बार न्यूज़ में हम पढ़ते रहते हैं, नोटिफिकेशन आता रहता है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है। स्टबल बर्निंग हो, दिवाली के पटाखे हो, गाड़ियों का पोल्यूशन हो, लेकिन बात यह है कि एयर पोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है, खास करके, हाँ वो तो हर जगह ही है, लेकिन खास करके इंडो गंजेटिक प्लेन की हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की हम बात करें। अब एयर पोल्यूशन को कंटेन करने के लिए, एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी हैं। कौन से हैं? एसपीसीबी यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज हैं यूटीज में, और हमारा अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। अब क्या रोल वो प्ले करते हैं? तो मेजर रोल उनका क्या है कि इमिशंस को रेगुलेट करना, खास करके फ्रॉम द डायरेक्ट सोर्सेज, फ्रॉम द पॉइंट सोर्सेज जहां से ये इमिशंस के कारण एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अभी सक्सेसिवली फाइनेंस कमीशन भी फंड्स डिवॉल्व कर रहा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को कि वो इस लड़ाई को और ज़्यादा सीरियसली लड़ सकते हैं। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, टारगेट सेट किए जा रहे हैं। तो ये मैंडेट तो उनका है, यानी कि आने वाले टाइम में जो भविष्य है वो बहुत धुंधला होगा अगर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने मैंडेट को सीरियसली परफॉर्म ना कर पाए, अगर इस ड्यूटी को अच्छी तरह से ना निभा पाए, तो फिर आने वाला भविष्य बहुत अंधकार वाला होगा। बिकॉज इससे हमको, ये हम चीजें ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन के हेल्थ हैजर्ड्स भी बहुत ज्यादा है। अब एक्सपेक्टेशंस दे आर नॉट मैचिंग रियलिटी। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? बिकॉज जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनको इनिशियली कॉन्स्टिट्यूट करा गया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के चलते। उसके बाद सक्सेसिवली हमने इस लेजिस्लेशन को और हमने इसको इवॉल्व करते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के चलते। इस एसपीसीबी का जो मैंडेट था वो क्या था? मैंडेट था कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी अपने रोल में, अपने एम्बिट में इंक्लूड करना है। लेकिन मैंडेट जैसे बढ़ी जा रहा है, मैंडेट जैसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का 1974 से लेके आज तक जैसे इवॉल्व हो रहा है, लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, या जो ड्यूटीज हैं, वो अपनी अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस का काफी यहाँ पे ढील देखने को मिल रही है। नाउ अब जैसे आज के टाइम पे जो हमारे इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं, एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी, वो डिटोरिएट कर रही है, डिग्रेड कर रही है। तो बोर्ड्स क्या कर रहे हैं? बोर्ड्स अपनी ड्यूटी को एफिशिएंटली नहीं मॉनिटर कर पा रहे हैं, अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके चलते भी बहुत सारी कमिटीज ने, इनफैक्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ने और सरकारी कमिटीज ने भी कारण बताए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या कारण है। पहली बात तो ये जो बोर्ड्स हैं, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये कैसे कंपोज किए जा रहे हैं। अब बोर्ड्स में मल्टी मेंबर बॉडीज होती हैं जो एक चेयरपर्सन के द्वारा हेडेड की जाती है, और साथ में एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। जो भी फैसले हैं, जो भी नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, तो ये सारे जो लोग हैं, मल्टी मेंबर बॉडी है, वो बनाते हैं 50। लेकिन क्या पाया गया है? कमिटीज की फाइंडिंग ये बताती है कि ये जो मल्टी मेंबर बोर्ड्स हैं, 50% से ज्यादा इन मल्टी मेंबर बोर्ड्स में, खास करके 10 ऐसे राज्य हैं, 10 ऐसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, जहां पे जो लोग हैं, जो पाए गए हैं, जो मेंबर्स पाए गए हैं, वो वही लोग हैं जो कि पोटेंशियल पोल्यूटर्स हैं। यानी कि चाहे वो लोकल अथॉरिटीज की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, या पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस की बात करें, जो कि हैविली इन्वॉल्व हैं एयर पोल्यूशन को और बढ़ावा करने के लिए। अब तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि यानी कि हाउ कैन यू बी द जज, द ज्यूरी एंड द एग्जीक्यूशनर। अब ये ओवरवेलमिंग प्रेजेंस यहां पे एक सवाल खड़ा करती है कि भाई ये लोग यहां पे क्या कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, चाहे हम साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करें, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करें, या पीपल एसोसिएटेड विद द एकेडमिक्स की बात करें, दैट इज ओनली 7% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। दैट इज अ वेरी वारिंग कंसर्न। तो ये जो 7% जो लोग हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, इनका नंबर ज्यादा होना चाहिए, और जो बाकी लोग, जो 50% से ज्यादा जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में जो मेंबर्स हैं, उनकी कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे, एयर पोल्यूशन को कैसे कंटेन करना है। व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? नीड ऑफ द आवर इज कि हमको, एक तो पहली बात यहाँ पे क्राइसिस है, यहाँ पे अगर मेंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पे हमको ये इंश्योर करना है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज हम इस टीम में देख रहे हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में देख रहे हैं,
जो कि सीरियस है अपने रिजॉल्व में टू फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन एंड टू प्रिजर्व द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एज वेल। और ये एक्सपर्टीज अगर नहीं है तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द होल एग्जिस्टेंस ऑफ दी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। लीडरशिप क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो राज्य सरकारें भी ना थोड़ी यहां पे सीरियसनेस दिखाएं। अब जो लीडरशिप है इन कंट्रोल बोर्ड्स की, अब जो चेयरपर्सन है या मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनके पास ऐसा भी पाया गया, इस आर्टिकल में ये बात भी लिखी गई है, उनका जो टेन्योर होता है ना वो 1 महीना भी लास्ट नहीं करता। अब आपने इतने बड़े मैंडेट को पूरा करना है तो आपको कम से कम 2 साल तो चाहिए ना अपने मैंडेट को पूरा करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो, अब यहां पे ये भी कहा गया कि 18 दिनों तक का उनका टेन्योर पाया गया है। मोस्टली जो चेयरपर्सन या मेंबर सेक्रेटरीज हैं उनका टेन्योर 1 साल से भी कम का होता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? अब लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो अब ऑब्वियसली अगर इतना शॉर्ट टेन्योर है तो अगेन उनको इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि वो समझ पाए। देखो, ब्यूरोक्रेटिक इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, इतनी सारी फाइल्स के बीच में आप नहीं समझ पाते हैं। बिकॉज देखिए, अब हम ये बात अक्सर हम क्रिटिसिज्म में भी हम बात करते हैं, रेड पॉलिसी, अगर हम बात करें पॉलिसी पैरालिसिस की, हम रेड टेपिज्म की हम बात करें, उसके चलते बस फाइलें सामने पड़ी होती हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनको समझ नहीं आता कि उनको करना क्या है, और जब उनको बात की समझ लगती तब तक उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है। तो राज्य सरकारों को यह देखना है कि जिन लोगों को वो अपॉइंट कर रहे हैं एज चेयरपर्सन या मेंबर सेक्रेटरीज, उनके पास एटलीस्ट 2 साल का टेन्योर तो हो। फिर हम स्टाफ क्रंच की बात करें, 40% से ज्यादा जो सैंक्शन पोस्ट हैं एसपीसीबीज में और ये जो पीसीसीज में, वो वेकेंट हैं बेबी, और वैकेंसी लेवल्स दे आर वेरी हाई। अगर हम टेक्निकल पोजीशंस की बात करें तो वैकेंसी इज अराउंड अबाउट 84% इन झारखंड एंड ओवर 75% इन बिहार एंड हरियाणा। अब इसके चलते क्या होगा, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, आपने इंडस्ट्रियल कंप्लायंस मॉनिटर करना है, एमिशंस रेगुलेशंस करनी है, आपने ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जहां पे आप उन लोगों को पेनल्टी दे सकते हैं जो कि इस तरह के नॉर्म्स को जो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं वायलेट कर रहे हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली अगर लोग ही नहीं होंगे, अगर स्टाफ क्रंच होगा तो डेफिनेटली दैट वुड रिजल्ट इन व्हाट, दैट वुड रिजल्ट इन वीकर रेगुलेटरी स्क्रूटिनी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक विषय है कि यहाँ पे जो स्टाफ क्रंच है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे हम बात करेंगे C295 के बारे और हमारे भारत की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे। तो बहुत खुशी की बात है, अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री जी ने वडोदरा में इनॉग्रेट किया था फाउंडेशन स्टोन फॉर द C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक जेवी है, जॉइंट वेंचर है बिटवीन द एयरबस डिफेंस एंड एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एंड योर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ये पहली बार है कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऐसे एक जॉइंट वेंचर के मोड में आ रही है, विल बी मैन्युफैक्चरिंग अ फुल एयरक्राफ्ट, अ फुल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन इंडिया इटसेल्फ। तो ये हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, हम अपने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, बहुत बड़ा बूस्ट है उसके लिए ना, बिकॉज इसके चलते एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, एक्सपर्टीज होगा, फंड्स आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे प्रोसेस में 15-20 हज़ार लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। अब अगर हम बात करें C295 एयरक्राफ्ट के बारे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे, इसकी जो कैपेसिटी है 5 से 10 टन के बीच में होती है और ये रिप्लेस करेगा पुराने जो एवरो एयरक्राफ्ट थे, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन एवरो एयरक्राफ्ट थे, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने प्रोक्योर करे थे 1960s में। अब जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इस एग्रीमेंट के लिए, ये पहली बार मई 2013 में रखा गया था और सिर्फ एयरबस डिफेंस, एयरबस स्पेस एंड TASL के बीच में जो सोल थी ये बिड करी गई थी एंड दिस वाज अप्रूव्ड बाय द DAC which is the Defense Acquisition Council in May 2015। अब अगर हम इसकी बात करें तो अगर आपको इसमें एडिशनल थोड़ा वैल्यू इंफॉर्मेशन की यहाँ पे हम बात करें तो बेसिकली क्या है, ये जो कैसा C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये इनिशियली मैन्युफैक्चर करा गया था बाय अ स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी बाय द नेम ऑफ कासा और 28 नवंबर 1997 को इसका जो प्रोटोटाइप था उसने अपना मेडन फ्लाइट परफॉर्म करा था और उसके बाद क्वांटिटी प्रोडक्शन जो था उसके बाद दैट कमेंस शॉर्टली देयर आफ्टर। अप्रैल 1999 में जो स्पेनिश एयरफोर्स थी वो पहली कस्टमर बनी इस प्रोडक्ट की, इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, और ऑर्डर करे 9 मिलिट्री कन्फिगर्ड C295 एयरक्राफ्ट एंड सक्सेसिवली उसके बाद बहुत सारे देशों ने ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यूज करना शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2001 की बात करें, पोलैंड ने भी ऑर्डर्स दिए थे फॉर द C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, राइट। चलिए उसके बाद डेफिनेटली दिस इज अ बिग पुश टू द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो पिछले 2 डेकेड्स की हम बात करें तो इंडियन कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन्होंने अपना जो फुटप्रिंट है, अगर हम खास करके बात करें डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, यहाँ पे अपना फुटप्रिंट काफ़ी बढ़ाया है।
फॉर एग्जाम्पल यहां पे बोइंग का एग्जाम्पल दिया गया है। बोइंग सोर्स करता है भारत से लगभग $1 बिलियन का सामान। यानी कि अगर हम बात करें जो रॉ इनपुट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जो क्रिटिकल इनपुट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, यानी कि अगर बोइंग की बात करें जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, तो जो वो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जो वो हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है, जो इनपुट चाहिए होते हैं, वो इंडिया से ही प्रोक्योर करते हैं। और इंडिया में लगभग 300 से ज्यादा सप्लायर पार्टनर्स हैं बोइंग के, जिसमें से 25% लोग कहां से हैं, वो एमएसएमई सेक्टर से हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में से हैं। उसके अलावा और भी जॉइंट वेंचर्स हैं। टाटा का एक जॉइंट वेंचर है बोइंग के साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की, उसका भी जॉइंट वेंचर है टीएएसएल के साथ, ठीक है। अब ये जॉइंट वेंचर्स जो हैं टिल डेट दिस हैज क्लॉक्ड अराउंड अबाउट $600 मिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड this has produced over $200 million in Indian industry revenue. So definitely this deal coming for the C295 transport aircraft with TACL, this is going to give a big boost to our aerospace manufacturing sector, to our aviation sector. Now the question comes कि how this helps India. तो देखिए एक बात यहाँ पे समझिए, अमेरिका और इंडिया भी बहुत ज़्यादा अभी, जैसे अमेरिका के भी रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है, उसमें इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर माना गया है इंडो पैसिफिक की रीजन में। तो अब हम अपने जो अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, को प्रोडक्शन की बात करें, को डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज की बात करें विद अमेरिका, उसको हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। नॉट ओनली विद अमेरिका बट ऑल्सो विद इजराइल, ऑल्सो विद जर्मनी, ऑल्सो विद फ्रांस, उसको हम काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा विद दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और डेफिनेटली इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होगा। सिविल एविएशन सेक्टर क्या हमारे देश में ग्रो कर रहा है? डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। हमारा बहुत बड़ा फुटप्रिंट है सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में दैन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो अगर हम एयरबस की बात करें या बोइंग की बात करें, ये सिग्निफिकेंट सोर्सिंग करते हैं अपने रॉ इनपुट्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए फ्रॉम इंडिया। जैसे आपको मैंने बताया कि 300 से ज़्यादा सप्लाई पार्टनर्स हैं अगर हम बोइंग की बात करें, जिसमें से 25% जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर के हैं, ठीक है। अब अगर हम एयरबस की बात करें, वो एयरबस बाइज मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज मोर देन $650 मिलियन एवरी ईयर, ठीक है, फ्रॉम मोर देन 45 इंडियन सप्लायर्स, जो कि अगेन एमएसएमई सेक्टर में से आते हैं। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो जैसे अगर हम एयरबस की बात करते हैं, तो एयरबस जो एरोस्पेस है इसके पास डिजाइन, मैनेजमेंट और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडिया में, जिसके चलते यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नौजवानों को स्किल किया जा सकता है, चाहे वो पायलट्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं। आने वाले 10 साल में अगर आज हम भारत की बात करें, तो दुनिया भर का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर भारत में है, और बहुत जल्द, ये मोदी जी ने अभी रिसेंटली कहा था, बहुत जल्द हम टॉप 3 कंट्रीज में आएंगे। अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें, मैक्सिमम एयर ट्रैफिक की बात करें क्या आप इस बात को जानते हैं कि आने वाले 10-15 सालों में हमको 2000 से ज्यादा पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो एयरबस के बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात आ जाती है। एयरबस जो है यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर करता है और बेचता भी है सिविल और मिलिट्री एरोस्पेस प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड में। इस कंपनी के 3 डिविजन हैं, एक तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिवीजन आ गया, एक फिर डिफेंस एंड स्पेस डिवीजन आ गया, और एक हेलीकॉप्टर्स डिवीजन आ गया, ठीक है। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा आपको पता रहे। लास्ट आर्टिकल आज का, नो टू 2 फिंगर टेस्ट। तो देखिए रिसेंटली भी क्या हुआ है, तो पहले तो हम 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो कोई विक्टिम है, ठीक है, जिसका रेप हुआ है, अब उसको फोर्सफुली क्या करना पड़ता है? 2 फिंगर टेस्ट अंडरगो करना पड़ता है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है? वर्जिनिटी टेस्ट होता है, यानी कि अगर मान लीजिए अपेरेंटली ऐसी बात सामने आती है कि अब जो अब अक्यूज्ड है वो कहता है कि जी मैंने तो रेप नहीं किया था, लेकिन मैंने कंसेंट के बेसिस पे इस औरत के साथ सेक्स परफॉर्म किया था। अब अगर ये बात पता लगानी है कि वो वर्जिन है कि नहीं है, तो ये एक बहुत ही ड्रकोनियन एक किस्म का एक मेजर है, जो कि बहुत रिग्रेसिव है, जो कि बहुत घिनौना है, और जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है कि ये वर्जिनिटी टेस्ट करता भी कि नहीं करता है। वो है 2 फिंगर टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो 2 फिंगर्स को इंसर्ट करता है औरत की वजाइना में, ठीक है। क्यों? ताकि ये चेक करने के लिए कि उसके जो वजाइनल मसल्स हैं क्या वो लूज हैं, क्या उसमें लैक्सिटी ज़्यादा है, और अगर वो लूज है या उसमें लैक्सिटी ज़्यादा है तो मीन्स कि वो जो औरत है वो वर्जिन नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी वर्जिनिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब पर ये इस तरह का टेस्ट क्यों करना? आज 2022 है, ठीक है, हम अपनी सभ्यता को कहाँ लेके जा रहे हैं इस तरह का टेस्ट परफॉर्म करके? कितना ड्रकोनियन मेजर है, कितना चॉविनिस्टिक मेजर है, कितना पेट्रियार्कल मेजर है। तो अभी जो मंडे को ये फैसला आया था, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि अभी आने वाले टाइम में हमारे चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, एंड
हीमा कोहली, उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पेट्रियार्कल परंपरा है, ठीक है, और ये बहुत सेक्सिस्ट परंपरा है और ऐसा करना सही नहीं है। खास करके अगर औरत का रेप हुआ है और ऑलरेडी वो इतने ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, तो आप ये पता लगाना चाहते हैं कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, या वो झूठ बोल रही है कि मेरा रेप हुआ है, तो उसके लिए आप ये टेस्ट करें, तो ये बात सही नहीं है। एक औरत सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है, चाहे उसका रेप हुआ हो, वो सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर एलिगेशन लगाना कि नहीं उसके ऊपर रेप नहीं हुआ बिकॉज वो सेक्सुअली एक्टिव है, ये बात बहुत गलत है। अब कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहां पे चलो कॉन्टेक्स्ट आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, जैसे कोर्ट ने कहा था कि इस प्रैक्टिस को जितनी जल्दी हो सके इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसके मिसयूज की हम बात करें तो इसका हिस्ट्री ऑफ मिसयूज बहुत लंबे अरसे से किया जा रहा है। इनफैक्ट 2013 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट करा गया था पोस्ट द निर्भया रेप केस, तभी भी ये सजेस्ट किया गया था कि ये जो 2 फिंगर टेस्ट है इसको बैन कर देना चाहिए। खास करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में बाकी भी देश हैं जो कि इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, तो ये क्या दिखाता है, ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज सही नहीं है। सेक्सुअल वायलेंस, देखिए एक औरत है, उसका रेप हुआ है ऑलरेडी, वो बहुत एक ट्रॉमा से निकली है, अब उसके बाद आप उसको ऐसे पब्लिकली शेम करें दैट नहीं आप तो पहले से वर्जिन नहीं थे, ठीक है, आप तो पहले से सेक्सुअली एक्टिव थे, तो आप झूठ बोल रहे हो कि आपका रेप हुआ है, कि आपको देख के कपड़े पहने चाहिए थे, कि आपने छोटे कपड़े क्यों पहने, कि भाई मेन विल बी मेन बॉयज विल बी बॉयज, तो उनको और ज्यादा ऐसे टॉर्चर करना एंड एट द टॉप ऑफ इट ये 2 फिंगर टेस्ट कैरी आउट करना, ये बात सही नहीं है, ठीक है। in such a scenario the 2 finger test this has played out as an effective instrument of moral judgment, कि यहाँ पे आप लड़की को जज कर रहे हैं कि भाई वो तो वर्जिन नहीं है तो उसका रेप नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये दिस इज कंडक्टेड बाय डॉक्टर्स, ये 2 फिंगर टेस्ट ये डॉक्टर्स कंडक्ट करती हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि जिसने कंप्लेंट करी है कि भी मेरा रेप हुआ है क्या वो हैबिटुएटेड है टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। एंड दिस हैज बीन यूज्ड एज अ यार्डस्टिक टू असर्टेन द वेरासिटी ऑफ द विक्टिम्स क्लेम, डिस्पाइट इसके कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं हो पाया है, कि साइंस ने नहीं बोला कि ये 2 फिंगर टेस्ट बहुत ज्यादा लेजिटिमेट है। ये पहली बार नहीं है कि इस 2 फिंगर टेस्ट को बंद, इस प्रैक्टिस को बंद करने की बात करी गई है। अगर हम बात करें लेट ऑनरेबल जस्टिस जेएस वर्मा जी की, जो कि कमेटी बनाई गई थी जेएस वर्मा कमेटी पोस्ट द हॉरिफिक निर्भया रेप केस इन 2012, तो तभी भी जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने भी इस टेस्ट को बैन करने की बात करी थी। इनफैक्ट क्रिमिनल लॉ में कुछ, क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 की बात करें, क्रिमिनल लॉ में कुछ अमेंडमेंट करा गया था जहां पे ये बात बहुत क्लियरली रखी भी गई थी कि इस प्रैक्टिस को नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड करना, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट फिर भी जो अथॉरिटीज हैं, पुलिस अथॉरिटीज हैं, फिर भी इस प्रैक्टिस को आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। कोर्ट ने यह कहा कि एक लेजिस्लेटिव मेजर है 2013 की जो अमेंडमेंट थी क्रिमिनल एक्ट में, सेक्शन 53A उसमें इंसर्ट करा गया था, जहां पे क्लियरली ये बात लिखी गई थी कि अगर एक जो भी कोई विक्टिम है अगर उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस था भी, तो वो बात बीच में नहीं आनी चाहिए कि वो सेक्सुअली एक्टिव थे या नहीं थे। और अगर कोई इंसान बोले कि नहीं मैंने इन द पास्ट इस पर्टिकुलर औरत के साथ उसके कंसेंट पे सेक्स किया है, डजंट मीन कि उसका रेप नहीं कर सकता कल को जाके। अब डेफिनेटली वो भी हो सकता है मे बी इन द पास्ट कंसेंसुअल बेस पे, कंसेंट बेस पे सेक्स हुआ हो, लेकिन बाद में जाके वही इंसान रेप भी कमिट कर सकता है, ठीक है, जब औरत रेडी ना हो। तो ये बातें बहुत कैटेगोरिकली इस एक्ट में ऑलरेडी मेंशन करी गई थी। तो अब ये आने वाले समय में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रेप्स अक्सर अनरिपोर्टेड जाते हैं, कन्विक्शन रेट भी बहुत कम होता है। तो जो एनसीआरबी का डेटा है वो ये बताता है कि जो कन्विक्शन रेट है एज पर ऑफ 2021 दैट इज लेस देन 29%। नाउ दिस इज अप टू द गवर्नमेंट्स, द हेल्थ सेंटर्स, द मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड स्पेशली द पुलिस कि इस मुद्दे के साथ और ज्यादा कैसे सेंसिटिव तरीके से इसको फेस किया जा सकता है, बट without any discrimination, without any naming and shaming, and ensuring women they have access to justice and at the same time उनकी dignity भी maintained रह सकती है while they are reporting rape। उनको डर नहीं लगना चाहिए कि अगर रेप हुआ तो वो रिपोर्ट ना करें just because they'll have to go through another trauma of this 2 finger test, which is a very draconian and a very घिनौना तरीका, shall I say, to a certain girl's character. Now, question of the day. To deal with air pollution, state pollution control boards need to play a very proactive role. ये एक पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकेंड लाइन कहती है कि डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इन देयर इनएबिलिटी टू डिलीवर ऑन दिस मैंडेट। वेरी इजी क्वेश्चन, 150 वर्ड्स में आपने इसको आंसर करना है। और आप ये जो आर्टिकल, जो सेकंड आर्टिकल हिंदू का जो हमने डिस्कस किया था आज की चर्चा में, उसको पढ़ के उसके पॉइंट्स वहां से उठा के आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। एंड आपने इस क्वेश्चन को पोस्ट करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। नाउ वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। आप इस ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे पेयर टू पेयर रिव्यू अलाउड है। आप लोगों के आंसर पढ़िए, अपने आंसर्स पोस्ट करिए, देखिए कि आपके आंसर्स कैसे स्टैंड करते हैं एज कंपेयर टू द अदर पीपल्स आंसर। और यहाँ पे शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही पिन करा जाता है। अब इस ग्रुप का अगर आपने हिस्सा बनना है
तो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अभी वीडियो देखते देखते अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, और इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और एल्स आप एक और काम कर सकते हैं, आप हमारे इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एंड समबडी फ्रॉम आवर टीम विल डेफिनेटली ऐड यू टू दिस टेलीग्राम ग्रुप। एंड बिफोर आई लीव आई मस्ट टेल यू द बेस्ट आंसर वंस अगेन, संगीत कुमार मुंडा का। अभी कुछ दिन पहले भी इनका बेस्ट आंसर था, प्लीज डू रीड दी आंसर, बड़ा अच्छा उन्होंने आंसर लिखा है, क्वेश्चन काफी इजी था। तो ऑब्वियसली शुरुआत में तो G20 के रिफॉर्म की बात करी गई है, शुरुआत में G20 के बारे में बताते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं G20 के और सिग्निफिकेंस क्या है G20 का। 250 वर्ड्स का है, तो आपके पास वो लग्जरी है कि थोड़ा आप इसको आंसर को डिटेल में लिख सकते हैं क्या, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सारे के सारे डायमेंशंस डिस्कस करे हैं विद इन द 250 वर्ड्स लिमिट। क्या क्या चैलेंजेस हैं विच आर बीइंग फेस्ड बाय G20 और कैसे उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था दिस वाज बेस्ड ऑन द आर्टिकल जो मैंने कल डिस्कस आपके साथ किया था, विच हैड कम इन द हिंदुस्तान टाइम्स। तो वेरी वेल डन संगीत, एंड आप सबको कहूंगा कि प्लीज डू रीड दिस आंसर एज वेल, इसको शाम को पिन कर दिया जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा आपको बहुत जल्द, एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।